ये जो चुनाव हो रहा है इसमें विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है। लोग ये चाहते हैं कि महंगाई रुके, भ्रष्टाचार समाप्त हो और विकास हो। तो और नई पीढ़ी जिस प्रकार से सामने आ रही है इस चुनाव में खुलकर, और जिसके कारण इतना भारी मतदान हो रहा है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा संकेत है। जहां तक उम्मीदवारों की बात है, वो ये छोटी मोटी आपस में नोकझोंक होती रहती है, लेकिन इसमें कोई मुझे बहुत विशेष इसमें संकेत दिखाई नहीं देता। लेकिन वरुण गांधी सुल्तानपुर क्यों आए, ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है इस समय चुनाव में। जायजा लेने आए थे, ऐसा कहा जा रहा है उनकी नहीं, देखिए मेरा मानना है कि वरुण गांधी पीलीभीत छोड़कर जो सुल्तानपुर आए, अच्छा, उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि वो धीरे धीरे अमेठी रायबरेली के नजदीक पहुंचना चाह रहे हैं, ताकि नेहरू गांधी परिवार की जो विरासत है उसमें भी वो अपनी हिस्सेदारी दिखा सके। इस चुनाव में बहुत खुलकर वरुण गांधी ने अपने पिता का नाम लिया, मेनका गांधी ने अपने पति का नाम लिया है। तो मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय में वरुण गांधी का रायबरेली अमेठी की तरफ बढ़ना ये एक संकेत है कि वो भी इस नेहरू गांधी फैमिली की विरासत में अपनी हिस्सेदारी का दावा ठोक रहे हैं। जी प्रदीप जी, ये दो तस्वीरें क्या कहती हैं? वरुण की तो बात टंडन साहब ने की, लेकिन राहुल जो चाय की चुस्कियां लगा रहे हैं, चाय तक पीनी पड़ गई उन्हें। ये 2009 के बाद से या कम से कम 2012 के बाद से उनको करना चाहिए था जो आज कर रहे हैं। देखिए, असेंबली इलेक्शन जब उत्तर प्रदेश में हुआ तो 19 दिन तक लगातार प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार किया जी। और पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव प्रचार के लिए गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछे और जवाब पर पलटकर कहा कि नहीं, आप जो कह रही हैं वो गलत है। इस तरह का अनुभव पहली बार हुआ गांधी परिवार के लोगों को। तो एक अंदाजा उनको लग गया था कि स्थिति बहुत माकूल नहीं है, लेकिन एक ये उम्मीद थी कि ये चूंकि विधानसभा का चुनाव है, राहुल गांधी के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं या सोनिया के लिए वोट मांगने नहीं आए, तो जब उनके लिए वोट मांगने आएंगे तो स्थितियां दूसरी होंगी। इसके बावजूद तैयारी चुनाव की घोषणा से पहले से होने लगी थी। जिस तरह संजय सिंह बीजेपी में लगभग जाने ही वाले थे, उनको रोककर प्रियंका गांधी ने उनको बुलवाकर बात की, उनको आनंद फानंद में असम से राज्यसभा में भेजा गया, उनकी पत्नी को सुल्तानपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया। 10 साल बाद सोनिया गांधी को कहना पड़ रहा है कि मैंने अपना बेटा आपको दिया। उन्होंने अपना बेटा 2004 में अमेठी को दिया था, 2014 में नहीं दिया। तो क्या जरूरत ऐसी पड़ गई? उसके बाद जिस तरह से सोनिया गांधी ने कैंपेन किया है, अमेठी में पहली बार प्रियंका लगातार बनी रही हैं, और आज राहुल, पहला है ये चुनाव जिसमें गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मतदान के दिन अपने चुनाव क्षेत्र में है जी। जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म होता था ये लोग चले जाते थे वहां से, पहली बार उनको आना पड़ा है। तो ये लेकिन यहाँ ये नहीं कह सकते प्रदीप जी की देर आए दुरुस्त आए। नहीं, अगर आज जो उन्होंने किया है, जिस तरह करने की कोशिश, देखिए एक फर्क ऐसा नहीं है कि अमेठी या रायबरेली में गांधी परिवार के प्रति, पूरे परिवार के प्रति नाराजगी हो गई हो। आज भी सोनिया गांधी, प्रियंका और इन दोनों से ज्यादा राजीव गांधी के प्रति लोगों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन राहुल गांधी के साथ वैसा नहीं है। वो इमोशनल कनेक्ट जो राजीव गांधी का अमेठी से था वैसा राहुल गांधी नहीं बना पाए। चले एक और झुंझुनाट की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्या उनको भी अपनी सीट दरकती हुई नजर आती है? गोंडा से बेनी प्रसाद वर्मा आज अपनी ही पार्टी पर बेफर पड़े। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने ऐसी गुंगी पार्टी हमने देखी नहीं, अकेले हम रोज FIR हमारे पर हो रही, रोज जो जवाब दे रहे हैं और कोई दूसरा सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। न बोले, हमने ऐसी गुंगी पार्टी हमने देखी नहीं, अकेले हम रोज FIR हमारे पर हो रही, रोज जो जवाब दे रहे हैं और कोई दूसरा सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। चलिए, विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त गोंडा से जुड़ रहे हैं। विपिन, अगर खुदा ना खास्ता हार गए बेनी बाबू तो फिर ये बयान उनके लिए काम आएंगे कि मैं तो पहले से ही खुश नहीं था, पार्टी में मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे खिलाफ तो FIR होती थी लेकिन कोई मेरे पक्ष में बोलने को तैयार नहीं होता था। क्या इस तरीके का ग्राउंड बना रहे बेनी? अब ये झुंझुलाहट क्या कहती है उनकी?
अनुराग, सबसे पहले ये जानना होगा, बेनी प्रसाद वर्मा ने ऑन कैमरा, उनको लगा कि कैमरा ऑफ है और आपसी बातचीत में इस बयान को दे दिया। हालांकि सच्चाई बयान कर गए वो, जाने अनजाने, लेकिन ये हकीकत है कि अलग थलग पड़ गए हैं कांग्रेस में। बयान बहादुर के नाम से जाने जाते हैं और बड़ी बात यह है कि उनके साथ और सलमान खुर्शीद के बयानों का कोई भी डिफेंड नहीं करता है। शायद उस बात की झुझलाहट है और कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी है जो इस समय पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति है, वो जाने अनजाने बयान कर गए। हालांकि इस बयान पर क्या कुछ रिएक्शन का कांग्रेस का रिएक्शन क्या आता है, किस तरह से कांग्रेस बयान को डिफेंड करेगी, और चुनाव के बाद अगर बेनी प्रसाद वर्मा इस सीट से हाथ धो बैठते हैं तो शायद उनके लिए एक अच्छा ग्राउंड होगा कि मैंने तो पहले कह दिया था कि पार्टी की स्थिति खराब है, पार्टी गूंगी बहरी है। शायद अगर मोदी पर हमलावर पार्टी होती तो ये स्थिति पार्टी की ना होती। बिल्कुल। मतदान वहां कैसे चल रही है भी बताइए विपिन, आपके साथ कुछ लोग भी हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, गोंडा का मतदान बड़ा ही रोचक रहा, क्योंकि अगर यहां के समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण बहुत हद तक जिम्मेदार था गोंडा में मतदान के लिए, लेकिन वो कई तरफ उलट पलट रहा, हर इलाकों में अलग अलग रहा। लेकिन किस तरह का मतदान रहा और क्या जातीय समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर है और क्या विकास के मुद्दे पर गोंडा का चुनाव लड़ा गया, इसके लिए सीधे यहां की जनता से बात कर लेते हैं। कितना बड़ा फैक्टर विकास रहा और जाति रहा यहाँ के? केवल डेवलपमेंट ही है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। डेवलपमेंट पे ही सारा वोट दिया गया लोगों को, और यहाँ पे कहीं भी आप जाइए तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। हर जगह सब मतलब जो भी है, सड़कें खराब है, लाइटिंग का प्रॉब्लम है, हर चीज का दिक्कत है। इस बार जो वोट दिया गया है वो केवल डेवलपमेंट पे दिया गया है, लोगों डेवलपमेंट पे दिया गया है। बेनी प्रसाद वर्मा की अगर बात करें हम लोग, तो खुद केंद्र में मंत्री रहे हैं, विकास के नाम पर हालांकि गोंडा तरसता रहा है। क्या लगता है कि एक बार फिर से गोंडा उनके नाम पर मुहर लगाएगा या फिर किसी एक नए चेहरे पर दांव खेलेगा? बिल्कुल नहीं, उनके चेहरे पर मुहर लगाएगा, क्योंकि बेनी प्रसाद वर्मा को पिछले 5 साल वो जब आए थे गोंडा में तो उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। ये हुआ था कि 5 साल में गोंडा का बहुत विकास होगा, लेकिन विकास तो छोड़िए, गोंडा का विनाश हो गया। कोई 5 साल आपको लगता है कि अब विकल्प के तौर पर क्या है? अगर बेनी प्रसाद वर्मा ने विकास नहीं कराया, समाजवादी पार्टी स्टेट में सत्ता में है, विकास नहीं कराया, तो विकल्प क्या है? यह जनता मजबूर है नया विकल्प चुनने के लिए। अभी तक जो भी सांसद गोंडा में हुआ, ये तो श्योर है कि विकास नहीं हुआ, कोई भी सांसद रहा हो। अब नया विकल्प चुनने के लिए जनता अग्रसर है। अब किस तरफ गोंडा जा रही है, आपको क्या लगता है, किस तरफ गोंडा जा रहा है? गोंडा साहब भाजपा की तरफ जा रही है। यहाँ पे सिर्फ वादे ही वादे हैं, कांग्रेस भी वादे ही वादे पे लेके आई, भाजपा भी वादे ही वादे लेके आई, सपा भी वादे ही वादे लेके आई। जैसे कि तारीख पे तारीख पड़ती है, वैसे वादे पे वादा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ शायद अगर मोदी साहब हो जाए तो गोंडा के लिए कुछ कल्याण कर देंगे, हम भी उन्हीं के उम्मीद पे टिके हुए हैं। यहाँ भी लबोलबाब यही है, उम्मीद जो है कैंडिडेट से कम और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से ज्यादा है। समझ सकते हैं कि लोगों की निगाहें प्रधानमंत्री पद पर हैं और शायद एक पत्थर वो यहां से भी देना चाहते हैं उस प्रधानमंत्री पद की रेस में, ताकि नरेंद्र मोदी को मजबूत किया जा सके। लेकिन अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मतदान अभी जारी है और गोंडा किस करवट बैठेगा, किसको यहां से जीत मिलती है, ये देखना होगा। 16 मई के बाद ये तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। चले, उत्तराखंड में किस तरीके का मतदान चल रहा है ये भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अफसर वहां से नैनीताल से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, क्या खबर है अब तक की? वोटिंग यहाँ पर बहुत अच्छी हुई है अनुराग। सुबह में एक्चुअली सुबह में ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए 10 बजे तक की वोटिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद की वोटिंग बहुत अच्छी थी नैनीताल की। अभी तक के हम सिर्फ 3 बजे तक की बात करें तो 51% मतदान हो चुका था, क्योंकि पूरा दिन मौसम बहुत अच्छा रहा, लोगों में जागरूकता बहुत थी, क्योंकि यूथ ने और महिलाओं ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने उस वक्त भी लोगों से बात किया था, अभी हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या सोच करके वोट दिया इस बार? हम तो यहाँ की नैनीताल के प्रॉपर के विकास की बात करते हैं। यहाँ टूरिज्म के लिए जो और अस्थायी रूप से बढ़िया ढंग से क्या कहते हैं, यहाँ पर पार्क बनाए जाएं, पार्किंग की अव्यवस्था है, पार्किंग बनाया जाए और टूरिज्म को और सबसे बड़ी बात की जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ पर केसी सिंह त्यागी, केसी सिंह बाबा, तो वो 10 साल से यहाँ पर सांसद हैं, तो और उनके खिलाफ जो खड़े हैं वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो दोनों के बीच अगर कंपेयर करें तो कौन बेहतर लगता है आपको? मैं तो ये चाहता हूँ कि 10 साल के जो अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं तो उससे तो जनता मेरे को लग रहा है कि नाखुशी होगी, क्योंकि उन्होंने इतने बेहतर कार्य नहीं किए हैं। इसलिए जनता 10 साल के अंदर जो है अभी एक नया परिवर्तन चाहती है। मतलब परिवर्तन के लिए आप लोग वोट करना चाहते हैं। आपने क्या सोच के वोट किया? हमने विकास और क्या कहते हैं इसलिए वोट दिया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और आदमी घर से बाहर निकले और एक अच्छी सरकार चुने जो स्थायी भी हो और दल बदलू वाली ना हो, और जो आने वाले समय में खास तौर से बेरोजगारों के लिए और कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ कर सके। मिला जुलाकर लबोलबाब यही है।
चलिए मोहम्मद अफसर, लौटूंगा आपके पास भी और भी जानेंगे हम, क्योंकि लगातार वहां से 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ होगा। सभी 5 सीटों के लिए मतदान हुआ है आज उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत काफी कॉन्फिडेंट है, उनको उत्तराखंड की 5 सीट इस बार भी कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। हरीश रावत से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता किशोर रावत ने। हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जाना चाहेंगे। सर, आज उत्तराखंड में पोलिंग डाली है, किस तरह का कांग्रेस के लिए मानते हैं? बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा। जो खबरें आ रही हैं सुबह 8 बजे से तैयार होने के बाद यही पूछने में लगा था और बड़े उत्साहजनक समाचार आ रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि फार फ्लंग एरियाज में, पहाड़ों में जिस तरीके से मतदान हो रहा है और कई जगह तो लोग ढोल नगारे लेकर के और कांग्रेस का झंडा लेकर के गांव वाले निकले हैं। तो इससे ये साफ हो गया है कि उत्तराखंड का मतदाता इस बार कांग्रेस के लिए वोट बहुत निर्णायक तरीके से डालने जा रहा है। सिंह साहब, एक तरफ ये जो चुनाव हो रहा है इसमें विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है। लोग ये चाहते हैं कि महंगाई रुके, भ्रष्टाचार समाप्त हो और विकास हो। तो और नई पीढ़ी जिस प्रकार से सामने आ रही है इस चुनाव में खुलकर, और जिसके कारण इतना भारी मतदान हो रहा है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा संकेत है। जहां तक उम्मीदवारों की बात है, वो ये छोटी मोटी आपस में नोकझोंक होती रहती है, लेकिन इसमें कोई मुझे बहुत विशेष इसमें संकेत दिखाई नहीं देता। लेकिन वरुण गांधी सुल्तानपुर क्यों आए, ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है इस समय चुनाव में। जायजा लेने आए थे, ऐसा कहा जा रहा है उनकी नहीं, देखिए मेरा मानना है कि वरुण गांधी पीलीभीत छोड़कर जो सुल्तानपुर आए, अच्छा, उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि वो धीरे धीरे अमेठी रायबरेली के नजदीक पहुंचना चाह रहे हैं, ताकि नेहरू गांधी परिवार की जो विरासत है उसमें भी वो अपनी हिस्सेदारी दिखा सके। इस चुनाव में बहुत खुलकर तो इसी की तो वरुण गांधी ने अपने पिता का नाम लिया, मेनका गांधी ने अपने पति का नाम लिया है। तो मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय में वरुण गांधी का रायबरेली अमेठी की तरफ बढ़ना ये एक संकेत है कि वो भी इस नेहरू गांधी फैमिली की विरासत में अपनी हिस्सेदारी का दावा ठोक रहे हैं। जी प्रदीप जी, ये 2 तस्वीरें क्या कहती हैं? वरुण की तो बात टंडन साहब ने की, लेकिन राहुल जो चाय की चुस्कियां लगा रहे हैं, चाय तक पीनी पड़ गई उन्हें। ये 2009 के बाद से या कम से कम 2012 के बाद से उनको करना चाहिए था जो आज कर रहे हैं। देखिए, असेंबली इलेक्शन जब उत्तर प्रदेश में हुआ तो 19 दिन तक लगातार प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी में चुनाव प्रचार किया जी। और पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव प्रचार के लिए गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछे और जवाब पर पलटकर कहा कि नहीं, आप जो कह रही हैं वो गलत है। इस तरह का अनुभव पहली बार हुआ गांधी परिवार के लोगों को। तो एक अंदाजा उनको लग गया था कि स्थिति बहुत माकूल नहीं है, लेकिन एक ये उम्मीद थी कि ये चूंकि विधानसभा का चुनाव है, राहुल गांधी के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं या सोनिया के लिए वोट मांगने नहीं आए, तो जब उनके लिए वोट मांगने आएंगे तो स्थितियां दूसरी होंगी। इसके बावजूद तैयारी चुनाव की घोषणा से पहले से होने लगी थी। जिस तरह संजय सिंह बीजेपी में लगभग जाने ही वाले थे, उनको रोककर प्रियंका गांधी ने उनको बुलवाकर बात की, उनको आनंद फानंद में असम से राज्यसभा में भेजा गया, उनकी पत्नी को सुल्तानपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया। 10 साल बाद सोनिया गांधी को कहना पड़ रहा है कि मैंने अपना बेटा आपको दिया। उन्होंने अपना बेटा 2004 में अमेठी को दिया था, 2014 में नहीं दिया। तो क्या जरूरत ऐसी पड़ गई? उसके बाद जिस तरह से सोनिया गांधी ने कैंपेन किया है, अमेठी में पहली बार प्रियंका लगातार बनी रही हैं, और आज राहुल, पहला है ये चुनाव जिसमें गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मतदान के दिन अपने चुनाव क्षेत्र में है। जी। जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म होता था ये लोग चले जाते थे वहां से, पहली बार उनको आना पड़ा है। तो ये लेकिन यहाँ ये नहीं कह सकते प्रदीप जी कि देर आए दुरुस्त आए। नहीं, अगर आज जो उन्होंने किया जिस तरह करने की कोशिश, देखिए एक फर्क ऐसा नहीं है कि अमेठी या रायबरेली में गांधी परिवार के प्रति, पूरे परिवार के प्रति नाराजगी हो गई हो। आज भी सोनिया गांधी, प्रियंका और इन दोनों से ज्यादा राजीव गांधी के प्रति लोगों के मन में एक
एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन राहुल गांधी के साथ वैसा नहीं है। वो इमोशनल कनेक्ट जो राजीव गांधी का अमेठी से था वैसा राहुल गांधी नहीं बना रहे। चले एक और झुंझुनाट की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्या उनको भी अपनी सीट दरकती हुई नजर आती है। गोंडा से बेनी प्रसाद वर्मा आज अपनी ही पार्टी पर बेफर पड़े। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने ऐसी गुंगी पार्टी हमने देखी नहीं, अकेले हम रोज FIR हमारे पर हो रही, रोज जो जवाब दे रहे हैं और कोई दूसरा सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, न बोले। हमने ऐसी गुंगी पार्टी हमने देखी नहीं, अकेले हम रोज FIR हमारे पर हो रही, रोज जो जवाब दे रहे हैं और कोई दूसरा सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। चलिए विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त गोंडा से जुड़ रहे हैं। विपिन, अगर खुदा ना खास्ता हार गए बेनी बाबू तो फिर ये बयान उनके लिए काम आएंगे कि मैं तो पहले से ही खुश नहीं था, पार्टी में मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे खिलाफ तो FIR होती थी लेकिन कोई मेरे पक्ष में बोलने को तैयार नहीं होता था। क्या इस तरीके का ग्राउंड बना रहे बेनी? अब ये झुंझुलाहट क्या कहती है उनकी? अनुराग, सबसे पहले ये जानना होगा, बेनी प्रसाद वर्मा ने ऑन कैमरा, उनको लगा कि कैमरा ऑफ है और आपसी बातचीत में इस बयान को दे दिया। हालांकि सच्चाई बयां कर गए वो जाने अनजाने, लेकिन ये हकीकत है कि अलग थलग पड़ गए हैं कांग्रेस में। बयान बहादुर के नाम से जाने जाते हैं और बड़ी बात यह है कि उनके साथ और सलमान खुर्शीद के बयानों का कोई भी डिफेंड नहीं करता है। शायद उस बात की झुझलाहट है और कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी है जो इस समय पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति है वो जाने अनजाने बयां कर गए। हालांकि इस बयान पर क्या कुछ रिएक्शन का कांग्रेस का रिएक्शन क्या आता है, किस तरह से कांग्रेस बयान को डिफेंड करेगी और चुनाव के बाद अगर बेनी प्रसाद वर्मा इस सीट से हाथ धो बैठते हैं तो शायद उनके लिए एक अच्छा ग्राउंड होगा कि मैंने तो पहले कह दिया था कि पार्टी की स्थिति खराब है, पार्टी गूंगी बहरी है। शायद अगर मोदी पर हमलावर पार्टी होती तो ये स्थिति पार्टी की ना होती। बिल्कुल। मतदान वहां कैसे चल रही है भी बताइए विपिन, आपके साथ कुछ लोग भी हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, गोंडा का मतदान बड़ा ही रोचक रहा क्योंकि अगर यहां के समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण बहुत हद तक जिम्मेदार था गोंडा में मतदान के लिए, लेकिन वो कई तरफ उलट पलट रहा, हर इलाकों में अलग अलग रहा। लेकिन किस तरह का मतदान रहा और क्या जातीय समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर है और क्या विकास के मुद्दे पर गोंडा का चुनाव लड़ा गया, इसके लिए सीधे यहां की जनता से बात कर लेते हैं। कितना बड़ा फैक्टर विकास रहा और जाति रहा यहाँ के? केवल डेवलपमेंट ही है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। डेवलपमेंट पे ही सारा वोट दिया गया लोगों को और यहाँ पे कहीं भी आप जाइए तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। हर जगह सब मतलब जो भी है, सड़कें खराब है, लाइटिंग का प्रॉब्लम है, हर चीज का दिक्कत है। इस बार जो वोट दिया गया वो केवल डेवलपमेंट पे दिया गया है, लोगों को डेवलपमेंट पे दिया गया है। बेनी प्रसाद वर्मा की अगर बात करें हम लोग तो खुद केंद्र में मंत्री रहे हैं, विकास के नाम पर हालांकि गोंडा तरसता रहा है। क्या लगता है कि एक बार फिर से गोंडा उनके नाम पर मुहर लगाएगा या फिर किसी एक नए चेहरे पर दांव खेलेगा? बिल्कुल नहीं, उनके चेहरे पर मुहर लगाएगा क्योंकि बेनी प्रसाद वर्मा को पिछले 5 साल वो जब आए थे गोंडा में तो उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। ये हुआ था कि 5 साल में गोंडा का बहुत विकास होगा, लेकिन विकास तो छोड़िए, गोंडा का विनाश हो गया। कोई 5 साल आपको लगता है कि अब विकल्प के तौर पर क्या है? अगर बेनी प्रसाद वर्मा ने विकास नहीं कराया, समाजवादी पार्टी स्टेट में सत्ता में है, विकास नहीं कराया, तो विकल्प क्या है? यह जनता मजबूर है नया विकल्प चुनने के लिए। अभी तक जो भी सांसद गोंडा में हुआ ये तो श्योर है कि विकास नहीं हुआ, कोई भी सांसद रहा हो। अब नया विकल्प चुनने के लिए जनता अग्रसर है। अब किस तरफ गोंडा जा रही है? आपको क्या लगता है किस तरफ गोंडा जा रहा है? गोंडा साहब भाजपा की तरफ जा रही है। यहाँ पे सिर्फ वादे ही वादे हैं। कांग्रेस भी वादे ही वादे पे लेके आई, बसपा भी वादे ही वादे लेके आई, सपा भी वादे ही वादे लेके आई। जैसे कि तारीख पे तारीख पड़ती है वैसे वादे पे वादा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ शायद अगर मोदी साहब हो जाए तो गोंडा के लिए कुछ कल्याण कर देंगे। हम भी उन्हीं के उम्मीद पे टिके हुए हैं। यहाँ भी लबोलबाब यही है, उम्मीद जो है कैंडिडेट से कम और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से ज्यादा है। समझ सकते हैं कि लोगों की निगाहें प्रधानमंत्री पद पर हैं और शायद एक पत्थर वो यहां से भी देना चाहते हैं उस प्रधानमंत्री पद की रेस में ताकि नरेंद्र मोदी को मजबूत किया जा सके। लेकिन अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मतदान अभी जारी है और गोंडा किस करवट बैठेगा, किसको यहां से जीत मिलती है, ये देखना होगा। 16 मई के बाद ये तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। चले उत्तराखंड में किस तरीके का मतदान चल रहा है ये भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अफसर वहां से नैनीताल से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, क्या खबर है अब तक की? वोटिंग यहाँ पर बहुत अच्छी हुई है अनुराग। सुबह में ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए 10 बजे तक की वोटिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद की वोटिंग बहुत अच्छी थी नैनीताल की। अभी तक के हम सिर्फ 3 बजे तक की बात करें तो 51% मतदान हो चुका था क्योंकि पूरा दिन मौसम बहुत अच्छा रहा। लोगों में जागरूकता बहुत थी क्योंकि यूथ ने और महिलाओं ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने उस वक्त भी लोगों से बात किया था, अभी हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या सोच करके वोट दिया इस बार?
हम तो यहाँ की नैनीताल के प्रॉपर के विकास की बात करते हैं। यहाँ टूरिज्म के लिए जो और अस्थायी रूप से बढ़िया ढंग से क्या कहते हैं यहाँ पर पार्क बनाए जाएं, पार्किंग की अव्यवस्था है, पार्किंग बनाया जाए और टूरिज्म को और सबसे बड़ी बात की जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ पर केसी सिंह त्यागी, केसी सिंह बाबा, तो वो 10 साल से यहाँ पर सांसद हैं, तो और उनके खिलाफ जो खड़े हैं वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो दोनों के बीच अगर कंपेयर करें तो कौन बेहतर लगता है आपको? मैं तो ये चाहता हूँ कि 10 साल के जो अंदर जो उन्होंने कार्य किए हैं तो उससे तो जनता मेरे को लग रहा है कि नाखुशी होगी, क्योंकि उन्होंने इतने बेहतर कार्य नहीं किए हैं। इसलिए जनता 10 साल के अंदर जो है अभी एक नया परिवर्तन चाहती है। मतलब परिवर्तन के लिए आप लोग वोट करना चाहते हैं। आपने क्या सोच के वोट किया? हमने विकास और क्या कहते हैं इसलिए वोट दिया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और आदमी घर से बाहर निकले और एक अच्छी सरकार चुने जो स्थायी भी हो और दल बदलू वाली ना हो, और जो आने वाले समय में खास तौर से बेरोजगारों के लिए और कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ कर सके। मिलाकर लबोलवाब यही है। चलिए मोहम्मद अफसर, लौटूंगा आपके पास भी और भी जानेंगे हम, क्योंकि लगातार वहां से 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ होगा। सभी 5 सीटों के लिए मतदान हुआ है आज उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत काफी कॉन्फिडेंट है, उनको उत्तराखंड की 5 सीट इस बार भी कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। हरीश रावत से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता किशोर रावत ने। हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जाना चाहेंगे सर आज उत्तराखंड में पोलिंग डाली है, किस तरह का कांग्रेस के लिए मानते हैं? बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा। जो खबरें आ रही हैं सुबह 8 बजे से तैयार होने के बाद यही पूछने में लगा था और बड़े उत्साहजनक समाचार आ रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि फार फ्लंग एरियाज में, पहाड़ों में जिस तरीके से मतदान हो रहा है और कई जगह तो लोग ढोल नगारे लेकर के और कांग्रेस का झंडा लेकर के गांव वाले निकले हैं, तो इससे ये साफ हो गया है कि उत्तराखंड का मतदाता इस बार कांग्रेस के लिए वोट बहुत निर्णायक तरीके से डालने जा रहा है। सिंह साहब, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी अपनी छवि छोड़कर मोदी लहर के चलते चुनाव जीतना चाहते हैं और एक तरफ आपकी साख है जो विकास की बात करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जिसे हमारी कोई तुलना नहीं है। हम हैं खेत खलिहान मजदूर, जहां काम करता है वो रेहड़ी पटरी वाले और झोपड़ी वालों की प्रोडक्ट। कांग्रेस वहां से निकलती है और वहां से कांग्रेस प्रधानमंत्री या पार्लियामेंट में बहुमत पाती है। मोदी हैं 100-150 कॉर्पोरेट हाउसेस की प्रोडक्ट और वो जिस तरीके से अपने दूसरे माल की मार्केटिंग करते हैं, इस समय माल प्रधानमंत्री की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मोदी माल हैं और हम जनभावना है। 2009 में क्लीन स्वीप किया था कांग्रेस ने, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मानते हैं किस तरीके से 5 सीटें? हम 5 सीटें जीते हैं और बहुत अच्छे उससे जीतेंगे। तो ये थे हरीश रावत जिनका कहना है कि 5 सीट कांग्रेस जीत रही है और 2009 का प्रदर्शन जारी करेगी। चलिए हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अशोक टंडन जी और प्रदीप सिंह यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन इस वक्त हिमाचल के हमीरपुर चलते, वहां से विपिन परमार हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, क्या हाल है अब तक की वोटिंग का, क्या आंकड़ा अब तक निकल करके आया है? और फिर अनुराग ठाकुर की भी बात करेंगे। देखिए अनुराग, जिस तरह से हिमाचल के मुकाबले की बात करें तो मोदी बना वीरभद्र सिंह। कहीं ना कहीं जो प्रचार के दौर की बात की जाए, 4 सीटों पर जिस तरह से अगर बात करें कांगड़ा चंबा सीट की शांता कुमार को उतारा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन सबसे ज्यादा क्रूशियल सीट, जो सबसे बड़ा कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा वो है हमीरपुर सीट को लेकर, क्योंकि प्रचार के दौर में भी लगातार वीरभद्र सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य लगातार हमीरपुर में डटे रहे। वहीं प्रेम कुमार धूमल की बात करें, बीजेपी के लिए हमेशा से ये सीट जो है इजी विक्ट्री की तरह रही है, हमेशा से बीजेपी का परचम यहां पर रहा है, लेकिन दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अनुराग ठाकुर को लेकर, क्योंकि एंटी इनकन्विंसिंग उनके ऊपर जो आरोप लगे कि वह बाहर रहते हैं, अगर अपने संसदीय क्षेत्र में कभी नहीं आते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वोटर्स से जब हमने बात की तो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं जिन पर जो है लोगों ने वोटिंग की है। और जिस तरह से प्रतिशतता सामने आ रही है, 54-55% के अप्रॉक्स जो है वोटिंग हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इंटीरियर्स की बात करें या फिर अर्बन एरियाज की बात करें, हमीरपुर की जनता जो है जिनसे हमने बात की वो बदलाव चाहती है। हमीरपुर की जनता बदलाव चाहती है। अशोक टंडन जी, इसके माने क्या हैं? रहा बहुत आसान नहीं अनुराग ठाकुर की इस बार? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जहां जहां पर भी बीजेपी का उम्मीदवार मुश्किल में है वो वहां सीधा नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है और ये कहकर कि केंद्र में अच्छी सरकार और मजबूत सरकार बनाने के लिए
नरेंद्र मोदी का आना जरूरी है और उसके लिए उनको आप वोट दीजिए। ये बात और बहुत जगह पर भी ऐसी दिखाई दे रही है, खास तौर पे वहां पर जहां पर सिटिंग एमपी हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जो 2 बार के हैं 3 बार के हैं, और ऐसी एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक भी है क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो अपने एमपी से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ये चुनाव इस समय केंद्र का चुनाव हो रहा है, राज्य का नहीं हो रहा, और एक मजबूत सरकार बनानी है। इसलिए तो मेरा मानना है कि जहां जहां ये बात उभर कर आ रही है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया जाए, वहां कहीं ना कहीं सिटिंग एमपी को थोड़ी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पहले जहां आपने 3 जगह का चुनाव दिखाया, विशेषकर उत्तर प्रदेश का बेनी प्रसाद वर्मा का, राहुल का और वरुण का, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत मानी जाती रही है। लेकिन वहां पर परिवर्तन की बात कही जा रही है, विकास की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मोदी वर्सेस ऑल ऐसा चुनाव बन गया है। बेनी प्रसाद वर्मा के सामने जो लोग खड़े हैं वो भी मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और जहां पर बीजेपी का सिटिंग एमपी है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो भी मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देश में इस प्रकार का पहला चुनाव हो रहा है जहां पर लोकसभा का चुनाव मोदी पर रेफरेंडम के तौर पर सामने आता जा रहा है। यानी या मोदी के आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। तो ये एक अपने आप में एक नया अनुभव देश के सामने आ रहा है कि लोकसभा का चुनाव एक रेफरेंडम की तरह हो रहा है, और हारने का जिनको आशंका है वो भी इसी बात को आगे उभार रहे हैं कि मेरे खिलाफ अगर अनुभव देश के सामने आ रहा है कि लोकसभा का चुनाव एक रेफरेंडम की तरह हो रहा है, और हारने का जिनको आशंका है वो भी इसी बात को आगे उभार रहे हैं कि मेरे खिलाफ अगर आपको शिकायत है तो उसको भूल जाइए, लेकिन मोदी को जिताइए। तो ये एक विशेष तरह का चुनाव देश के सामने। यानी प्रदीप जी, जहां स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा हावी नहीं है वहां एक बार को माना जा सकता है कि मोदी की लहर काम कर जाएगी, लेकिन जहां स्थानीय मुद्दे थोड़े भी मुखर हैं वहां शायद मोदी की लहर का फायदा बीजेपी कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। हो सकता है। देखिए, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि मतदाता एक बात कह रहा है, वो अमेठी हो चाहे हमीरपुर हो, कि हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको अच्छा मानते हैं या आप बड़े नेता हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे और हम आपको वोट देते रहेंगे। तो उसकी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। विकास में वो हिस्सेदारी चाहता है, वो चाहता है कि उसका जो सांसद है, उसका जो विधायक है, उसका जो मंत्री है, वो उसके रोजमर्रा के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ करे। वो कितना कर पाता है ये अलग बात है, लेकिन अगर वो करता हुआ भी दिखता है तो लोग भरोसा करने को तैयार हैं। लेकिन अगर उसको लगता है कि इनकी करने की नीयत ही नहीं है तो फिर वो बदलने के लिए भी तैयार है, वो चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो। इस चुनाव में देखिए, एक चीज नरेंद्र मोदी के साथ हुई है कि उन्होंने लोगों का ये इमेजिनेशन कैच किया है कि वो कुछ बदल सकते हैं। बदल पाएंगे कि नहीं, आप गुजरात से बाहर जो लोग मोदी के समर्थक हैं उनसे पूछिए कि क्या किया है नरेंद्र मोदी ने, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। वो सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, कुछ अच्छा किया है गुजरात में। अब वो क्या किया है उनको मालूम नहीं। एक उम्मीद नरेंद्र मोदी ने जगाई है कि वो कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो उम्मीद हमीरपुर में नजर नहीं आई हमारे। ऐसी बहुत सी जगह होंगी जहां नजर नहीं आएगी। जब 412 सीटें कांग्रेस जीती थी तब भी कुछ सीटें हारी थी, तो लहर में भी लोग हारते हैं। मैं अमेठी की भी प्रदीप जी आपसे बात करूंगा कि क्या अमेठी में ये लहर काम आएगी, लेकिन उससे पहले यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री की राह फैजाबाद में इस बार आसान नहीं है। आखिर किन मुद्दों के बूते फैजाबाद में जीत का दावा कर रहे हैं निर्मल खत्री, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी राकेश सिंह ने। निर्मल खत्री जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार में 10 साल यूपीए रही, कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि उस 10 साल में हमें फैजाबाद को बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और इतना इस फैजाबाद को दिया है उस कांग्रेस पार्टी ने जितना पिछले 20 साल में जो एमपी रहे हैं उन्होंने मिलाकर के फैजाबाद के लिए नहीं किया होगा। तो फैजाबाद की जनता इस तथ्य को देख रही है कि फैजाबाद को कांग्रेस ने क्या दिया, और मैं समझता हूं कि उसमें भी हम सकारात्मक दृष्टिकोण से ही जनता हमें देख रही है। अच्छा, बीजेपी का दावा है कि यहां पर मोदी लहर चल रही है। ऐसी कोई लहर नहीं है, बल्कि उस लहर नाम की चीज को, तथाकथित नाम की चीज को पटकने के लिए, उलटने के लिए अगर वो कोई चीज है तो गंगो जमनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस की लहर है।
अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के 15 सीटों में जो चुनाव हो रहा है, आप कांग्रेस कितने सीटों पर उम्मीद कर रही है? मैं ये जानता हूं कि जो हमारी आज की शक्ति है हम उसको बढ़ाएंगे। तो ये थे निर्मल खत्री जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जहां तक उन्हें सभी कौमों का समर्थन मिल रहा है और ऐसे उम्मीद है कि वो यहां से फिर अपनी जीत दर्ज करेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। चलिए चर्चा में आगे बढ़े, तब तक आप देखिए कि 4 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में 52% वोटिंग, ये 4 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है। जम्मू कश्मीर में 35% तक वोटिंग हुई है 4 बजे तक, और 4 बजे तक आंध्र प्रदेश में 62% मतदान हो चुका है। आप देख सकते हैं 73% पश्चिम बंगाल में, यही 72 या 73 का यह आंकड़ा 3 बजे तक का भी था। 44% उत्तर प्रदेश में 4 बजे तक वोटिंग हुई है। बिहार में आप देख सकते हैं 47% वोटिंग, 4 बजे तक का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में 62% वोटिंग, ये 4 बजे तक के आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। थोड़ी देर में 5 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई वो भी आंकड़ा सामने आएगा। और ये जो आप प्रतिशत देख रहे हैं, इसमें काफी कुछ करेक्शन अभी मुमकिन है, क्योंकि ये केवल 4 बजे तक का आंकड़ा है। चलिए अमेठी पर लौटते हैं। अब से कुछ देर पहले प्रदीप सिंह जी ने साफ तौर पर अमेठी की बात की थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा अशोक टंडन जी, क्या मोदी की लहर अमेठी में चल पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जैसे आपके संवाददाता ने कहा कि कुमार विश्वास ने जैसे 3-4 महीने पहले जाकर वहां तंबू गाड़ा था, वो धीरे धीरे कुमार विश्वास पिछड़ते चले गए और स्मृति ईरानी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। और आज स्थिति कुछ इस प्रकार की दिख रही है कि वहां पर सीधा मुकाबला स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में हो रहा है। जब भाजपा के लोगों को इस प्रकार का कुछ अंदेशा हुआ कि वहां पर कुछ हो सकता है, तो बहुत लेट स्टेज पर भाजपा ने वहां पर अपना ज्यादा जोर लगाया है, और इसी कारण आखिरी दिनों में नरेंद्र मोदी की रैली करवाने की वहां पर योजना बनी। तो कुल मिलाकर मोदी की लहर वहां भी है। जब तक ये बात पता चली तब तक चुनाव अभियान बहुत आगे बढ़ गया था। तो आखिरी सप्ताह में जो जोर लगाया गया है, उसको देखते हुए लगता है कि वहां पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के होने के कारण, बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब जहां कोई कांटा ही नहीं था वहां कांटे की टक्कर, अब कांटे की टक्कर हो गई है। और इसी कारण आप जो देख रहे हैं कि राहुल वहां चाय पीनी पड़ रही है, वहां पर गली गली जाना पड़ रहा है, चुनाव के दिन वहां रुकना पड़ रहा है, तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि इस बार का चुनाव उनके लिए आसान नहीं है। और इस कांटे की टक्कर में निर्णय क्या निकलेगा, चुनाव परिणाम क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात सच है कि 2004 और 2009 के मुकाबले में अमेठी में पहली बार इतनी कांटे की टक्कर राहुल गांधी को फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। इलाहाबाद ही माफ कीजिएगा, सीधे हम अमेठी ही चलते हैं। मिथिलेश हमारे साथ हैं। मिथिलेश, अपने जो चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक पहचान दी थी स्मृति ईरानी को, एक इमोशनल अपील की थी उन्होंने अमेठी की जनता से कि प्रियंका और आल पूछते हैं कि कौन है स्मृति ईरानी, तो वो जान लें और पूरा अमेठी, पूरा देश जान ले कि स्मृति ईरानी मेरी छोटी बहन है। इसका कितना असर हो सकता है वहां पर, कितना असर आज दिखाई दिया आपको? जी बिल्कुल अनुराग, ये असर तो है ही कि नरेंद्र मोदी ने आकर यहाँ सभा की, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस की खुद कांग्रेस पार्टी है। दरअसल अमेठी के लोगों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट की आदत पड़ चुकी है। राजीव गांधी का जमाना उन्हें याद आता है, जब मुख्यमंत्री उनके पीछे घुमा करते थे। अब ऐसी बात है नहीं, 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और दूसरी चीज है, राजीव गांधी से जो कनेक्ट था वो राहुल गांधी तक नहीं पहुंच पाया है। सोनिया गांधी के लिए सम्मान दिखता है, लेकिन राहुल गांधी के प्रति नाराजगी दिखती है। और यही वजह है कि इस बार राहुल को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, राहुल को गली गली भटकना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने नेतृत्व को भटकाने में कामयाब रहे हैं। कई जगह हमने बातचीत की, कहा कि जहां जहां सड़कें खराब थी वहां राहुल गांधी को कभी भी लोकल नेतृत्व लेकर नहीं आया। आज पहली बार राहुल गांधी वहां पहुंचे तो कार्यकर्ता शिकायत लेकर पहुंच गए। राहुल गांधी को कहना पड़ा कि आप जाइए बीजेपी के लिए काम कीजिए। बहुत बड़ी बात है ये, कम से कम अमेठी के लिए। अमेठी के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से राहुल की भी झुंझुलाहट सामने आई। एक तस्वीर तो प्रदीप जी हमने देखी कि वो चाय पी रहे थे, उनको ये नौबत आ गई कि अब चाय पीनी पड़ रही है, वोटिंग वाले दिन वहां रुकना पड़ रहा है। जैसा कि टंडन साहब कह रहे थे कि ये एक नया पक्ष उनका सामने आया है। एक मिथिलेश बता रहे कि जिस तरीके से वो इंटीरियर्स में गए और उनसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, तो उन्होंने कहा झुंझुला करके जाइए, आप बीजेपी के लिए काम कीजिए। ये झुंझुलाहट क्या कहती है? राहुल अमेठी को लेकर झुंझुला रहे हैं? बिल्कुल, जो अभेद्य किला था
उसमें दरार पड़ती हुई दिख रही है। वो गिरेगा नहीं गिरेगा ये तो 16 को पता चलेगा, लेकिन दरार निश्चित रूप से पड़ती हुई दिख रही है। आप देखिए वहां जो स्थिति, पिछले चुनाव पर नजर डालिए, उस बार भी समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया था। बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया उसकी जमानत जब्त हो गई। बसपा का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा था, 1 लाख कुछ हजार वोट मिले थे। तो मैदान बिल्कुल साफ था। 3,30,000 या 3,70,000 से जीते थे राहुल गांधी। अब स्थिति ये आ गई है कि उनको अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी सीट निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। उनको शायद चुनाव की जब घोषणा हुई तो यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि अमेठी में जाकर उनको इतना समय बिताना पड़ेगा। तो एक वो झुंझलाहट है। दूसरी है जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये आदत नहीं है सुनने की। मैं फिर कह रहा हूं कि गांधी परिवार को ये आदत नहीं है कि लोग उनसे सवाल पूछें। वो सिर्फ बोलना जानते थे कि वो बोलेंगे, लोग सुनेंगे। अच्छा लगेगा तो भी सुनेंगे, बुरा लगेगा तो भी सुनेंगे। आज से पहले कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, बीजेपी, बीएसपी या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में भी ये साहस नहीं था कि वो जाए और राहुल गांधी से इस तरह का सवाल पूछे। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। तो ये स्थिति में जो परिवर्तन आया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या गया है। चलिए, सिर्फ अमेठी में ही ये हो क्या गया है समझ में नहीं आ रहा, बल्कि गोंडा में भी बेनी बाबू के लिए स्थिति है, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के लिए स्थिति है। राह इतनी आसान थी, लेकिन अब इतने रोड़े क्यों हैं गोंडा में बेनी प्रसाद के लिए और अनुराग ठाकुर के लिए हमीरपुर में, ये जानेंगे अपने संवाददाताओं से और अपने एक्सपर्ट से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौट। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे तौर पर बात करते हैं। हम इस वक्त जाएंगे गोंडा विपिन चौबे के पास। विपिन, बेनी बाबू के लिए राह इतनी आसान थी, तो इतनी आसान से इतनी मुश्किल कैसे हो गई ये जानना चाहेंगे। क्या ये समीकरण धीरे धीरे बदले हैं कि वो पहले से अब दूसरे और तीसरे पे खिसकते नजर आ रहे हैं, या इसकी कोई खास वजह? विपिन चौबे की आवाज हम तक अभी नहीं आ रही, लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा अशोक टंडन जी की आखिर इतनी राह आसान विपिन चौबे की आवाज हम तक अभी नहीं आ रही, लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा अशोक टंडन जी की आखिर इतनी राह आसान नजर आती थी, अभी उतनी ही मुश्किल क्यों नजर आ रही है बेनी प्रसाद वर्मा के लिए? आप ठीक कह रहे हैं। बेनी बाबू जब मैदान में उतरे थे तो कांग्रेस जितनी सीटें जीतेगी उनमें से बेनी बाबू की सीट को पक्का माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और सचमुच में अगर उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में मोदी लहर है तो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रही है। और उस लहर का ही कारण है कि जितने भी लोगों से आपके संवाददाताओं ने बात की, सभी विकास, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं। मुझे लगता है बेनी बाबू को बहुत बड़ी मात्रा में मोदी लहर का सामना करना पड़ रहा है और शायद इसी कारण उनकी जो बौखलाहट अभी दिखाई दी, तो ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में मोदी लहर पहुंच चुकी है और कांग्रेस तो उस लहर में मुश्किल ही टिक पा रही है। सपा और बसपा के लिए भी भारी पड़ रहा है। तो बेनी बाबू जो ऐसा माना जाता था कभी हारेंगे नहीं, वो भी आज अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो मान लेना चाहिए कि ये मोदी लहर का ही असर है। मोदी लहर का असर है। सवाल ये उठता है प्रदीप सिंह जी की क्या बेनी बाबू की स्थिति खराब केवल मोदी लहर की वजह से हुई है या उसके पीछे वजह कोई और भी है, क्योंकि वो अपनी ही पार्टी को दोष भी देते हुए नजर आते हैं? नहीं अनुराग जी, देखिए जिस तरह से लोगों की अपेक्षा अपने जनप्रतिनिधियों से बढ़ रही है, जो मंत्री है चाहे राज्य में हो और विधायक हो या केंद्र में हो सांसद हो, उससे और ज्यादा होती है। लोगों को लगता है कि अगर हमारे क्षेत्र का सांसद या विधायक मंत्री बना है तो अब हमारे क्षेत्र में विकास ज्यादा होगा, अब हमारी स्थिति पहले से बेहतर होगी। कम से कम वो उम्मीद करते हैं कि जो खराब हालत में थे हम, उससे कुछ तो सुधार आएगा या सुधार की शुरुआत तो होगी। जब वो भी नहीं होता है तो निराशा और गहरी होती है। जितनी ज्यादा उम्मीद जिससे होगी वो पूरी उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा तो उससे निराशा भी उतनी ज्यादा होगी। वही बात बेनी बाबू के साथ हो रही है। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के लिए कुछ खास किया नहीं।
उनको लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो फिर पहुंचेंगे और जातीय समीकरण ऐसा है और उनका जो स्टेचर है उसको देखते हुए वो फिर से जीत जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा है। वो चाहे बेनी बाबू हो, किसी पार्टी का नेता हो, बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, लोग अब अपने जनप्रतिनिधि से जवाबदेही चाहते हैं कि हमने आपको चुनकर भेजा तो आपने किया क्या। क्या हमारी समस्या आपने संसद में उठाई? क्या हमारे लिए आप कोई विशेष योजना लेकर आए हमारे क्षेत्र के लिए? क्या हमारी जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए राज्य स्तर पर या केंद्र के स्तर पर कुछ किया? अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए मुश्किल आने वाली है। एक बात बेनी बाबू वाले मामले में और है कि जिस कारण से बेनी बाबू जीतते रहे हैं वो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जाति समीकरण है। और जैसा मैंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण टूट रहे हैं और वो टूट जो है वो बेनी बाबू को परेशान कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार का जाति समीकरण बनाकर बेनी बाबू लड़ते हैं उनके हारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उनको इस बार फिर जीतना चाहिए। लेकिन अगर जाति समीकरण टूट रहे हैं तो फिर उसमें उनका कड़ा मुकाबला होना ये स्वाभाविक है। अच्छा, हमने बिहार की बात नहीं की। टंडन जी, मैं आप ही से पूछूंगा, बिहार में क्या मोदी लहर से अपने आप को बचा पाएंगे लालू? उनकी राजनीतिक परंपरा का निर्वाह इस बार राबड़ी देवी कर रही हैं पहली बार, लेकिन फिर भी आपने कॉन्फिडेंस देखा उनका, कह रही सभी सीट जीत जाएंगे। देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था, भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूटा था, उस समय बिहार में जो एक मोदी लहर उभरी थी उससे साफ लगता था कि इस बार बिहार में भी जाति समीकरण टूटेंगे और मोदी लहर के चलते भाजपा वहां पर इलेक्शन स्वीप करेगी। लेकिन स्थिति धीरे धीरे ये हुई कि लालू प्रसाद यादव को जो जेल भेजने वाली बात हुई उसके कारण उन्होंने धीरे धीरे अपने वोट बैंक को फिर से जोड़ना शुरू किया और इसके चलते नीतीश पीछे हटते गए। नीतीश का पीछे हटना और लालू का आगे बढ़ना ये इस चुनाव के अभियान में पिछले 3 महीने में बहुत तेजी से उभर कर रहा है। बहुत तेजी से आज स्थिति ये दिखाई दे रही है कि नीतीश कहीं मुकाबले में खड़े नहीं हो रहे हैं और लालू प्रसाद यादव सचमुच में एक मोदी के विकल्प के तौर पर बिहार में उभर कर आ रहे हैं। और लालू जिस प्रकार से अपना हाई प्रोफाइल कैंपेन करते हैं, जो उनका स्टाइल है, उन्होंने आज मोदी लहर को रोकने के लिए अपने आप को सामने पेश किया है। इसलिए दिल्ली में बैठे हुए हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि सचमुच में अगर मोदी लहर का कोई मुकाबला बिहार में कर रहा है तो वो लालू कर रहे हैं। इसलिए चुनाव इसीलिए राबड़ी ने कहा कि मोदी की लहर नहीं है, लालू की लहर। वो इस बात को कह रहे हैं कि हम उस लहर को रोक रहे हैं, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। कहां तक रोक पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मोदी लहर बिहार में सबसे पहले आई और उसमें इतना समय लगा कि उस बीच में एक विकल्प के तौर पर लालू यादव उभर कर आए हैं और जाति समीकरण जोड़कर वो यादव और माइनॉरिटी वोट को अपनी तरफ खींचकर और भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं। इसमें नीतीश का पीछे हटना लालू के उभरने का एक बहुत बड़ा कारण बनकर सामने आया है। ठीक है, हम हमीरपुर भी जाएंगे विपिन परमार के पास, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पुराने दिग्गज ही नहीं बल्कि नए प्रत्याशी भी इस बार चुनाव मैदान में। फूलपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद कैफ ने आज अपना वोट डाला। किन मुद्दों के बूते मोहम्मद कैफ को फूलपुर में अपनी जीत का भरोसा है, जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता संदीप तिवारी ने मोहम्मद कैफ और उनकी पत्नी पूनम से बात की। अभी आप बता दीजिए, क्या लगता है आपको कि 84 के बाद से फूलपुर की सीट कांग्रेस की पाले में, क्या लगता है इस बार आप इतिहास उसको दोहरा सकेंगे? नहीं, इतिहास तो हमारी पार्टी थी पहले। आप देखिए, अगर जो नेहरू जी के टाइम से ले लीजिए, इंदिरा जी के टाइम पे लीजिए, तो हमारी कांग्रेस पार्टी यहाँ रूल किया और कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती है। तो जो चीजें सालों से यहाँ हमारी पार्टी अनफॉर्चुनेटली नहीं है 25-30 साल से, लेकिन जो काम देखिए यहाँ पर मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोग नाखुश हैं। यहाँ कुछ काम सालों से हुआ नहीं, 25 साल हो गए। जो भी काम हुआ है उद्योग की बात कर लीजिए या रोजगार की बात कर लीजिए या जो चीजें यहाँ पहले बनी थी, चाहे वो किसान भाइयों की हक की बात हो या महिलाओं की हक की बात हो। चलिए, मोहम्मद कैफ को भी उम्मीद है अपनी जीत की। विपिन परमार का रुख करेंगे जो कि हमीरपुर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिमाचल के। आपने अनुराग ठाकुर की राह तो मुश्किल बताई ही विपिन परमार, लेकिन पूरे हिमाचल से इस वक्त क्या खबर है? देखिए, जो बड़े आंकड़े हैं जाहिर
देखिए अनुराग, अगर बात करें पूरे हिमाचल की तो मंडी में जहां एक तरफ राजा वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ रही है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के राम स्वरूप एक कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। वही हमीरपुर की सीट की अगर बात करें तो राजेंद्र राणा जो कि भारतीय जनता पार्टी और प्रेम कुमार धूमल के काफी करीबी हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन उनके द्वारा लड़ा गया, जीत हासिल की गई और कांग्रेस के पास जहां एक प्रबल प्रत्याशी न होने के कारण उनको यहां पर उतारा गया। कई बीजेपी के अन्य आला लीडर्स जो थे उनके साथ जुड़ते दिखाई दिए और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर की बात करें तो उनके खिलाफ जिस तरह से अगर बात करें एचपीसीए की बात करें या फिर बुडविला कांड की बात करें तो लोगों में खासा रोष देखने को मिला और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी लोग जो है खफा दिखे उनसे। बिल्कुल, और इन खफा लोगों ने किस्मत में क्या लिखा होगा ये ईवीएम में कैद हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी संवाददाताओं का और खासतौर पर अशोक टंडन जी और प्रदीप सिंह जी का स्टूडियो से हमारे साथ दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों ने बहुत अच्छी रायशुमारी की, तमाम मुद्दों पर अहम चर्चा में अपना योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं बहुत जल्द।